Hello everyone. Today we will continue chapter number 5, the parliamentary government. Here we discuss about judiciary. In previous topic you read about Supreme Court, and now in this video we will discuss about High Courts of India. High courts एट द स्टेट लेवल। हाई कोर्ट स्टेट लेवल पे होते हैं और सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल लेवल पे होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत में एक ही है, जबकि हाई कोर्ट पूरे भारत में स्टेट वाइज होता है। यानी ऐसा नहीं है कि जितने स्टेट्स हैं उतने ही हाई कोर्ट हैं, कभी कभी दो स्टेट के बीच में भी एक हाई कोर्ट होता है। तो अब हम आज बात करेंगे हाई कोर्ट के बारे में। एट द स्टेट लेवल द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ए हाई कोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल ऑर्गन इन द स्टेट। Parliament may however establish a common high court for two or more state and union territories. पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग जो सेटलमेंट है उसमें जितने हाई कोर्ट्स हैं वो यूनियन टेरिटरी या स्टेट के बीच में भी शेयर हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो महाराष्ट्र स्टेट का हाई कोर्ट है वो मुंबई एंड गोवा क्या है, यूनियन टेरिटरी है। उनके मैटर्स भी महाराष्ट्र यानी मुंबई हाई कोर्ट ही देखता है। बिल्कुल उसी तरह से अदर फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, कोर्ट हैज़ जुडिक्शन ओवर महाराष्ट्र एंड गोवा। यूनियन टेरिटरी फॉर एग्जांपल पंजाब, हरियाणा एंड छत्तीसगढ़ हैज़ अ कॉमन हाई कोर्ट। यानी कि पंजाब, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के बीच में एक कॉमन हाई कोर्ट है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हाई कोर्ट क्या होता है, हाईएस्ट जुडिशियल ऑर्गन इन द स्टेट। यानी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट पूरे कंट्री लेवल का हाईएस्ट कोर्ट होता है, उसी तरह से स्टेट लेवल का जो कोर्ट होता है वो क्या होता है, हाई कोर्ट होता है, यानी हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट। देयर आर 24 हाई कोर्ट्स इन इंडिया। अपने यहाँ पे स्टेट कितनी हैं, पहले 29 स्टेट्स थी, अब उसमें से एक कम हो गई है जम्मू एंड कश्मीर, तो अब कितनी हो गई है, 28 स्टेट्स हो गई हैं। तो उन 28 स्टेट पे 24 टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके कंपोजिशन की, यानी कि हाई कोर्ट में क्या और कैसे जजेस होते हैं। द हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस। एक तो चीफ जस्टिस होते ही हैं, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कि इसमें चीफ जस्टिस तो एक होते हैं और बाकी जो जजेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स होती हैं तो इसमें कोई फिक्स सीट्स नहीं होती हैं, वो डिपेंड करता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो कब और कितने जजेस को किस बिहाफ पर इलेक्ट करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होते हैं, 30 अदर जजेस होते हैं, लेकिन स्टेट कोर्ट में यानी कि हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस फिक्स नहीं है, वो वेरी होते हैं, टाइम टू टाइम उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। द नंबर ऑफ द हाई कोर्ट्स इज़ नॉट फिक्स, जजेस नॉट फिक्स, इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। जिस स्टेट के लिए चीफ जस्टिस को इलेक्ट करना होता है, उसके जस्टिस को यानी चीफ जस्टिस को इलेक्ट करने से पहले प्रेसिडेंट किसके एडवाइस लेते हैं, एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के जज से एडवाइस करते हैं, और साथ ही जिस स्टेट के
जज को अपॉइंट करना होता है उस स्टेट के गवर्नर से भी वो एडवाइस करते हैं। यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस जो जिस स्टेट के गवर्नर जस्टिस होते हैं उनके गवर्नर से भी वो एडवाइस करते हैं। उसके बाद ही चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को वो इलेक्ट करते हैं। State other judges are appointed in the same manner except that in their appointment the chief justice of the concerned state is also consulted। अभी इसमें चीफ जस्टिस के लिए आपको समझ में आ गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और जिस स्टेट के गवर्नर हैं जस्टिस हैं उसके गवर्नर के साथ वो डिस्कस करते हैं, कंसल्ट करते हैं, यानी बातचीत करते हैं, उनके अनुभवों के बारे में उनका पता लगाते हैं। अब जो अदर जजेस हैं यानी कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा जो दूसरे जजेस हैं, अब उनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है? उनके अपॉइंटमेंट के लिए वो चीफ जस्टिस और गवर्नर के साथ साथ जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनसे भी वो कंसल्ट करते हैं, यानी कि उनकी राय भी वो लेते हैं अदर जजेस को अपॉइंट करने के लिए। तो ये था कंपोजिशन ऑफ द हाई कोर्ट। अब नेक्स्ट है क्वालिफ़िकेशन। क्वालिफ़िकेशन के लिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, स्पीकर हैं, सभी के लिए एक तो बहुत ही नेसेसरी है, क्या है कि मस्ट बी सिटीज़न ऑफ इंडिया, यानी कि उसे देश का नागरिक तो होना ही चाहिए। तो इसी तरह से जो जजेस हैं उनके लिए भी जो क्वालिफ़िकेशन है, सबसे पहले तो उसमें एक तो वो सिटीज़न यानी कि देश का नागरिक होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो उसकी डिग्री है उसके साथ साथ उसे एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 ईयर्स, यानी 10 ईयर्स का उसे एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस कैसे? एज एन एडवोकेट, यानी वकालत का अनुभव 10 साल का उसे हाई कोर्ट में होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है? हाई कोर्ट के जजेस के रूप में वो आगे आ सकता है, जज बन सकता है। यानी उसने 10 साल तक एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस एंड हाई कोर्ट अगर की है तो ही वो इसके लिए क्वालिफाइड होता है। should have at least 10 year experience as an advocate of High Court of India or should have at least 10 years experience as a judicial officer in the टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जो यूनियन टेरिटरी है उसमें जुडिशियल ऑफिसर की तरह भी या तो उसने 10 साल निकाले हो या फिर उसने हाई कोर्ट में 10 साल का एक्सपीरियंस लिया हो। अब हम बात करते हैं टेन्योर की। जो टेन्योर ऑफ जजेस है वो क्या है? The judges of High Court had office until they attain the age of 62 year, यानी जो हाई कोर्ट के जज हैं वो जब तक 62 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक वो उस पोस्ट पर रह सकते हैं। अगर उनका ट्रांसफ़र कहीं और नहीं हो जाता है तो, लेकिन अगर ट्रांसफ़र भी हो जाता है तो उनकी जो कैडर होता है वो चेंज नहीं होता है, यानी कि वो 62 साल की उम्र तक उस पोस्ट पर रह सकते हैं। दे में रिज़ाइन अर्लियर, अगर वो जैसे 62 ईयर्स है तो इसका मतलब क्या है? वो रिटायर हो गए, रिटायर कर दिए जाते हैं। और अगर वो चाहते हैं कि वो इस पोस्ट से पहले ही रिज़ाइन कर दें तो वो रेजिग्नेशन लेटर किसे दे सकते हैं? इन राइटिंग, यानी कि रेजिग्नेशन लेटर लिख के वो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं अगर वो चाहते हैं उस पोस्ट को लीव करना, छोड़ना। तो ये 2 तरीके हैं, या तो वो रिटायरमेंट की एज तक वर्क करें और रिटायर हो जाएं, या फिर वो राइटिंग में प्रेसिडेंट को रिज़ाइन लिख दें और रिटायर हो जाएं या उस पोस्ट को लीव कर दें। तो ये था उसका टेन्योर। They can't be removed from their office except in the manner provide for the removal of the judges of the Supreme Court। जैसा सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल है बाय द इम्पीचमेंट मोशन,
उसी मोशंस के साथ, उसी के साथ ही इन जजेस को यानी हाई कोर्ट के जजेस को भी रिमूव किया जा सकता है। अपनी इच्छा से अगर कोई इन्हें हटाना चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर, वो अपनी इच्छा से इन्हें रिमूव नहीं कर सकते हैं। इनका जो एक तरीका है रिमूवल का, बाय पासिंग ऑफ इम्पीचमेंट मोशन 2/3 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा ही इन्हें रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा इनका रिमूवल पॉसिबल नहीं है। नाउ सैलरी एंड अलाउंसेस। सैलरी यानी जो इनकी सैलरी होती है, अलाउंसेस होती है अदर एक्सपेंडिचर्स यानी दूसरे जो खर्चे होते हैं वो। तो इसमें सैलरी में जो इनका आता है वो कहाँ से आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। अब मैं आपको यहाँ बताऊँगी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनका कंसोलिडेट फंड ऑफ यूनियन से आता है, जबकि हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी सैलरी और अलाउंस कहाँ से आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट के जो कंसोलिडेटेड फंड होते हैं उनसे उनकी सैलरी ली जाती है। चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस आर पेड सच सैलरीज एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। इन एडिशनल दे आर एंटाइटल्ड टू रेंट फ्री रेसिडेंस, यानी कि उन्हें बिना किसी किराए भत्ते के उन्हें घर भी दिया जाता है, साथ ही अतिरिक्त अलाउंस भी दिए जाते हैं। ऑन रिटायरमेंट द जज आर एंटाइटल्ड टू द पेंशन। 62 ईयर्स के हो जाने के बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें पेंशन भी दी जाती है। Their salary and allowance are charged on the consolidated fund of the state and are not put to vote in the state. ये कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज किए जाते हैं और ये किसी भी तरह के डिस्कशन का मैटर नहीं होते हैं। जैसे कि आपको मैंने सुप्रीम कोर्ट के लिए बताया था कि इनके लिए पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होता और एमरजेंसी आने पर भी इनकी सैलरी को कम नहीं किया जाता। बिल्कुल वही सिस्टम इनके साथ होता है कि स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज की जाती है इनकी सैलरी और अलाउंस, और साथ ही अगर कोई एमरजेंसी आ जाती है तो इनकी सैलरी में कोई भी कमी नहीं की जाती है। इन्हें जितना होता है उतना ही दिया जाता है। The salary can't be changed to the advantage of judges during his tenure, यानी उसमें किसी भी तरह का फेरबदल नहीं किया जाता है। तो ये हमने आज पढ़ा हाई कोर्ट और उनके जजेस के बारे में कि किस तरह से उनकी नियुक्तियां होती हैं, यानी उनका अपॉइंटमेंट होता है, उसके बाद क्वालिफ़िकेशन उनकी क्या है, टेन्योर उनका क्या है, सैलरी एंड अलाउंसेस क्या है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो हाई कोर्ट हैं वो स्टेट लेवल के कोर्ट्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट हमारे भारत में यानी इंडिया में 24 हैं। हाईएस्ट ऑर्गन ऑफ द जुडिशियल, यानी जो ये 24 कोर्ट स्टेट लेवल के कोर्ट हैं जो कि हाईएस्ट लेवल के कोर्ट होते हैं स्टेट के। कंपोजिशन इसमें है कि हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं और जो अदर जजेस हैं उनके नंबर फिक्स नहीं है, वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन में उन्हें इंडिया का सिटीज़न होना बहुत ज़रूरी है, साथ ही 10 साल का अनुभव, वर्क एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट, और जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं यूनियन टेरिटरी में उसमें भी 10 साल का अनुभव ज़रूरी होता है, यानी दोनों में से एक। टेन्योर इनका 62 ईयर्स है और अगर वो चाहें रिटायरमेंट से पहले रिज़ाइन करना तो वो राइटिंग में प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। सैलरी अलाउंस इनका चार्ज किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से, और इन्हें रेंट फ्री हाउस के साथ साथ सैलरी के साथ साथ रेंट फ्री हाउस और अदर एक्सपेंडिचर भी पे किए जाते हैं, और इनके एमरजेंसी में भी इनकी सैलरी में कहीं कोई फेरबदल नहीं किया जाता है। थैंक यू।